भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के अंतर्गत आज की इस क्लास में हम लोग संविधान की उद्देशिका एवं या प्रस्तावना के बारे में अध्ययन करेंगे। सामान्यतः देखा जाता है किसी भी अधिनियम या पाठ या कोई भी लेख की शुरुआत जो होती है प्रस्तावना या उद्देशिका से होती है, जिसके माध्यम से उस अधिनियम, लेख या किताब के आदर्शों एवं आकांक्षाओं की जानकारी प्राप्त होती है। उद्देशिका या प्रस्तावना जो है अधिनियम के लक्ष्यों एवं नीतियों को समझने में सहायता करती है। भारतीय संविधान की उद्देशिका जो है संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी है। संविधान की रचना के समय उनके रचयिताओं का क्या उद्देश्य रहा था तथा वे किन उच्चादेशों को संविधान में स्थापित करना चाहते थे, जैसे प्रश्नों का जवाब जो है उद्देशिका से ही मिलता है। भारतीय संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना जो है उसे संविधान की कुंजी कहा जाता है। संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका का विचार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। प्रस्तावना की भाषा जो है यह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। प्रस्तावना का विचार जो है यूएसए के संविधान से लिया गया है और भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव जो है संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था और संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को अंगीकृत किया गया था। संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मसमर्पित जो है वह 26 नवंबर 1949 को किया गया था। इसलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है और यह संविधान दिवस जो है 2015 से मनाया जाता है। भारतीय संविधान में अब तक मुख्य रूप से एक बार संशोधन किया गया है और उस संशोधन में 3 शब्द समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता जोड़ा गया है और यह संविधान संशोधन जो है 1976 में हुआ है, जिसमें समाजवादी, पंथनिरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष तथा अखंडता शब्द जोड़ा गया है। तो यह संविधान की कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। अब देखते हैं भारत के संविधान में या उद्देशिका में क्या लिखा गया है। इसमें लिखा गया है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उनके या उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता या समता को प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। तो यह बातें संविधान में लिखी गई हैं, संविधान की प्रस्तावना में लिखी गई हैं, जिसमें अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करने का मतलब हुआ कि 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान लागू हुआ। अब इस प्रस्तावना में कुछ शब्द हैं, उन शब्दों का अलग अलग मतलब है। जैसे हम भारत के लोग, इसका क्या मतलब हुआ। अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मसमर्पित तो पता ही हो गया, लागू किया गया। इसके अलावा प्रभुत्व संपन्नता का क्या मतलब हुआ। समाजवाद, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, इन सब का मतलब क्या हुआ। तो आगे इन सब के बारे में जान लेते हैं। तो जैसे अगर हम भारत के लोग की अगर बात की जाए तो भारत के लोग मुख्य रूप से यह 3 बातों को स्पष्ट करता है। हम भारत के लोग, जिसमें संविधान
द्वारा अंतिम प्रभुता जो है भारतीय जनता में निहित की गई है तथा संविधान निर्माता भारतीय जनता के प्रतिनिधि हैं। संविधान निर्माता को भारतीय जनता का प्रतिनिधि माना गया था तथा भारतीय संविधान जो है संविधान भारतीय जनता की इच्छा का परिणाम है और भारतीय जनता इसे राष्ट्र को समर्पित करती है। तो इस प्रकार से हम भारत के लोग जो हैं वह पूरे भारत के जनता का प्रतिनिधित्व करता है। इसके अलावा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का क्या मतलब हुआ, तो भारत जो है अपने आंतरिक एवं बाह्य मामलों में किसी विदेशी सत्ता या शक्ति के अधीन नहीं है। इसका मतलब हुआ संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब हुआ भारत अपने किसी भी आंतरिक मामला हो चाहे वह बाह्य मामला हो किसी भी विदेशी सत्ता का शक्ति या सत्ता के अधीन नहीं है। भारत अपनी आंतरिक एवं बाह्य विदेशी नीति निर्धारित करने के लिए तथा किसी भी राष्ट्र के साथ मित्रता एवं संधि करने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र है। संप्रभुता का मतलब हुआ। इसके अलावा समाजवादी का मतलब हुआ समाजवादी जो है यह शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था और यह समाजवादी शब्द जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू की समाजवाद अवधारणा से लिया गया है, जिसका मतलब यह होता है कि उत्पादन के प्रमुख साधनों पर सरकारी नियंत्रण होता है। तो समाजवादी का मतलब हुआ उत्पादन के प्रमुख साधनों पर सरकार का नियंत्रण होगा। इसके अलावा पंथ निरपेक्ष, तो पंथ निरपेक्ष शब्द भी 1976 में जोड़ा गया है। 42वें संविधान संशोधन 1976 में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया है। पंथ निरपेक्षता क्या क्या मतलब हुआ, तो पंथ निरपेक्ष जो है राज्य का तात्पर्य ऐसे राज्य से होता है जो किसी धर्म विशेष को राज धर्म के रूप में मान्यता प्रदान नहीं करता है, सभी धर्मों को तटस्थ भाव से संरक्षण प्रदान करता है। तो पंथ निरपेक्ष का मतलब हुआ कि किसी भी एक धर्म को आगे बढ़ाना नहीं है या एक धर्म को स्वीकार नहीं करना है, सब धर्मों को समान रूप देना ही पंथ निरपेक्षता कहलाता है। इसके अलावा गणराज्य, तो गणराज्य या गणतंत्र का मतलब हुआ कि भारत का एक राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होगा। गणतंत्र का मतलब या गणराज्य का मतलब क्या हुआ कि भारत का एक राष्ट्राध्यक्ष होगा, जैसे भारत का राष्ट्रपति, और यह राष्ट्राध्यक्ष प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित होगा, ना कि वंशानुगत होगा। तो इस प्रकार से गणराज्य का मतलब हुआ कि एक राष्ट्राध्यक्ष होगा देश का, भारत का, और यह राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत ना होकर निर्वाचित किया जाएगा। और यह पद जो है राष्ट्राध्यक्ष या इसके अलावा कोई भी पद भारत का कोई भी नागरिक किसी भी लोक पद हेतु निर्वाचित हो सकता है। तो गणराज्य का या गणतंत्र का मतलब हुआ कि जो मुख्य पद है, निर्वाचित होने वाला पद है, वह निर्वाचित होगा, वंशानुगत नहीं होगा। लोक पद जो है वह निर्वाचित होगा, वंशानुगत नहीं होगा। इसके अलावा इंग्लैंड में जो लोकतंत्र है, तो इंग्लैंड में लोकतंत्र के साथ जो है राजतंत्र को अपनाया गया है। वहाँ जो देश का राष्ट्राध्यक्ष होता है, इंग्लैंड में जो राष्ट्राध्यक्ष होता है वह राजा का पुत्र होता है। तो इंग्लैंड में जो है वह लोकतंत्र राजतंत्र के साथ अपनाया गया है, लेकिन भारत में लोकतंत्र जो है वह गणतंत्र या गणराज्य के साथ अपनाया गया है। इसके अलावा संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय का जिक्र किया गया है। इस न्याय में सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय का जिक्र किया गया है। इसके अलावा संविधान की प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। 2 प्रकार की समानता, प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता का जिक्र किया गया है। यह इसलिए बताया गया है क्योंकि यह पूछा गया जाता है एग्जाम में कि कितने प्रकार की स्वतंत्रता प्रस्तावना में दी गई है। तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता का जिक्र जो है प्रस्तावना में किया गया है। कितने प्रकार की न्याय जो है प्रस्तावना में वर्णित है, तो 3 प्रकार के न्याय जो है प्रस्तावना में वर्णित है। तथा इसके अलावा समता जो है वह 2 प्रकार की समता जो है प्रस्तावना में वर्णित है। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा जाता है
कि संविधान की प्रस्तावना में भारत शब्द कितनी बार आया है। तो संविधान की प्रस्तावना में भारत शब्द जो है वह 2 बार आया है। कहाँ कहाँ पर? हम भारत के लोग और भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता या समानता प्रदान प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए भला को अधिनियमित एवं आत्मसमर्पित करते हैं। तो 2 बार आया है। प्रस्तावना में भारत शब्द का जिक्र जो है 2 बार किया गया है। इसके अलावा 42वें संविधान संशोधन के तहत प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए। इन 3 शब्दों में समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंड भारत को जोड़ा गया है या अखंड को जोड़ा गया है, अखंड शब्द को जोड़ा गया है। अब प्रस्तावना की संवैधानिक स्थिति की अगर बात की जाए तो प्रस्तावना की संवैधानिक स्थिति में प्रस्तावना किसी अनुच्छेद में नहीं है। प्रस्तावना का वर्णन जो है किसी अनुच्छेद में नहीं किया गया है। इसके अलावा प्रस्तावना का उल्लंघन होने पर न्यायालय नहीं जा सकते हैं। प्रस्तावना का उल्लंघन होने पर न्यायालय नहीं जाया जा सकता है। इसके अलावा संविधान के आधार पर प्रस्तावना का निर्माण किया गया है, ना कि प्रस्तावना के आधार पर संविधान का। तो यह भी ध्यान रखने वाली बात है। इसके अलावा न्यायालय के लिए प्रस्तावना प्रकाश स्तंभ का काम करती है। तो यह प्रश्न पूछा गया है अभी एग्जाम में कि किसके लिए प्रस्तावना जो है प्रकाश स्तंभ का काम करती है। तो न्यायालय के लिए प्रस्तावना प्रकाश स्तंभ का काम करती है। अब उद्देशिका या प्रस्तावना पर सुप्रीम कोर्ट का क्या निर्णय है, उस निर्णय के बारे में जान लेंगे हम लोग। तो सुप्रीम कोर्ट के क्या निर्णय आए हैं संविधान की प्रस्तावना को लेकर। तो इसमें बेरुवाड़ी संघवाद जो है 1960 में सुप्रीम कोर्ट में आया, जिसमें उद्देशिका या प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना गया। बताया गया कि उद्देशिका या प्रस्तावना जो है संविधान का भाग नहीं है और उद्देशिका या प्रस्तावना जो है संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी है। उद्देशिका या प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी है। इसी प्रकार से 1967 में गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य का मामला आया, जिसमें उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा कहा गया। तो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 में उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा कहा गया। इसी प्रकार से बहुत चर्चित केस जो है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में एक केस आया, जिसमें उद्देशिका को संविधान का भाग कहा गया और बताया गया कि उद्देशिका में संशोधन किया जा सकता है। उद्देशिका को संविधान का भाग बताया गया और बताया गया कि उद्देशिका में संशोधन किया जा सकता है। इसके अलावा एक केस बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1994 में आया, जिसमें उद्देशिका को संविधान का भाग माना गया। उद्देशिका को संविधान का भाग माना गया। अब कुछ विद्वानों का कथन है उद्देशिका को लेकर, जिसमें N.A. पालकीवाला द्वारा उद्देशिका बताया गया कि उद्देशिका संविधान का परिचय पत्र है। N.M. पालकीवाला द्वारा क्या बताया गया, उद्देशिका जो है संविधान का परिचय पत्र है। K.M. मुंशी द्वारा प्रस्तावना राजनीतिक जन्मपत्री मानी गई। K.M. मुंशी ने बताया कि प्रस्तावना या उद्देशिका जो है राजनीतिक जन्मपत्री है। इसके अलावा सुभाष कश्यप ने बताया संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा, यदि प्रस्तावना उसकी आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी अट्टालिका। तो यह वो कथन जो है या प्रस्तावना को लेकर यह बात सुभाष कश्यप द्वारा कही गई थी। अब कुछ परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को जान लेते हैं। जैसे भारतीय संविधान को किसने विश्व का सबसे बड़ा और विस्तृत संविधान कहा। तो सर आइवर जेनिंग्स ने भारतीय संविधान को विश्व का सबसे बड़ा और विस्तृत संविधान कहा। मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां एवं भाग थे। तो 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे। वर्तमान में संविधान में लगभग कितने अनुच्छेद हैं। तो 465 अनुच्छेद हैं वर्तमान में। भारतीय संविधान की
भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां हैं। 9वीं अनुसूची संविधान में कब जोड़ी गई? तो प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत 9वीं अनुसूची संविधान में जोड़ी गई थी। 11वीं एवं 12वीं अनुसूची को संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो 11वीं को 73वें संविधान संशोधन द्वारा और 12वीं को 74वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। इसके अलावा भारतीय संविधान के बृहद होने का एक मुख्य कारण क्या है? तो यह कारण जो है संघ तथा राज्यों की सरकारों, उनके अंगों और कार्यों का विस्तृत वर्णन करना भारतीय संविधान का जो है बृहद होना हो जाता है। इसके अलावा भारत में कैसी शासन प्रणाली अपनाई गई? तो भारत में संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई। किसने भारतीय संविधान के विस्तृत होने को उसका दुर्गुण और वकीलों का स्वर्ग कहा है? तो सर आइवर जेनिंग्स ने कहा है। इसके अलावा भारतीय संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? तो भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से ली गई है। और भारत का राष्ट्रपति किसके समान होता है? तो ब्रिटेन के सम्राट के समान भारत का राष्ट्रपति होता है। भारत किस प्रकार का प्रजातंत्र है? तो भारत जो है संसदात्मक प्रजातंत्र है। भारत कैसा गणराज्य है? तो लोकतंत्रात्मक गणराज्य है भारत। इसके अलावा अमेरिकी शासन प्रणाली कैसी है? तो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली जो है अमेरिकी है। और भारत में मंत्रिपरिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है? तो भारत में मंत्रिपरिषद जो है सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। इसके अलावा कुछ और प्रश्न हैं, जैसे मूल उद्देशिका में भारत को कैसा राज्य बनाने का संकल्प लिया गया था? तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने का संकल्प लिया गया था। और 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा उद्देशिका में कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे? तो समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी किसे कहा जाता है? तो उद्देशिका को संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी कहा जाता है। इसी प्रकार से किस वाद में संविधान की उद्देशिका में संशोधन का प्रावधान दिया गया? तो केशवानंद भारतीय राज्य में उद्देशिका में संशोधन का प्रावधान किया गया था। इसके अलावा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया? तो वर्तमान में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत के बारे में जिक्र किया गया है।